खास तौर पे कंगना रनावत को नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ही सलामत नहीं है, जिसने न जाने कितने कितने समझौते किए होंगे, इसीलिए वो आज वहां सांसद बन के पहुंची है। ऐसे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, निशिकांत दुबे जैसा एक लाइजनर है, और ये हैं गिरिराज सिंह जैसे अनपढ़ लोग हैं जो किसी तरह ले दे के ग्रेजुएशन करके दिन भर बकवास करके अपनी अस्तित्व बचा के रखते हैं। उनके वो इंटरव्यू जिसमें वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स को बड़ा हैरानी हुई कि जब मैं उन्हें पता चला मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, तो इस तरह की बातें कंगना रनावत कर चुकी हैं। और देखिए, भाषा ज्ञान होना मतलब शिक्षित होना नहीं होता। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल लेती हैं, और एक अभिनेत्री थी और अभिनेत्री हैं, क्योंकि संसद को भी 3 घंटे का सिनेमा समझती हैं, और जो भी बोलती हैं सोचती हैं लोग उसे भूल जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी ऐसे ही लोगों को, नितांत नालायक लोगों को संसद की देहरी चढ़वा देती है। आघात इन्होंने किया है, तो इसलिए उधर ध्यान ना जाए, इसलिए एक छर्रे की तरह इन्होंने खड़ा किया है रामदेव को, जो उल जलूल बयान दे रहे हैं। मुझे वो सलवार कुर्ते में बहुत भद्दे दिखे थे, मुझे इतना जरूर याद है। और मुझे तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा दिमागी रूप से असंतुलित मुझे इसलिए लगता है कि वो सरकार की तरफ ही झुककर बात करता है, सरकार जैसी बात करता है। जिस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के बारे में किसी को नहीं मालूम, इसी तरह रामदेव की डिग्री क्या है मैं तो नहीं जानती, मैंने कभी सुना नहीं कि कोई डिग्रीधारी व्यक्ति है वो। साथियों नमस्कार। बयान वीरों की कोई कमी नहीं है, बयान आते रहते हैं और बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी भी होती रहती है, लेकिन बयानों की अगर मर्यादा बनी रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। जब हम एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लग जाते हैं जो देश में जातिवाद का समर्थक है, जब हम एक ऐसी आइडियोलॉजी को समर्थन करने लग जाते हैं जो सरकार को निरंकुश कर देती है, जब हम एक ऐसी आइडियोलॉजी को समर्थन करने लग जाते हैं जहां पर महिलाओं का अपमान होता है, और देखते हुए कि 20 जुलाई को पुलिस की बर्बरता को देखते हुए अगर हम उसका समर्थन करते हैं एक महिला होने के नाते, तो फिर कोफ्त होती है, कोफ्त से सवाल पैदा होते हैं, और सवालों को लेकर ही हम आपके सामने आते रहते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के बयान वायरल हो रहे हैं उन पर उनका क्या टेक है। बहुत बहुत स्वागत है अनुमा जी, बोलता हिंदुस्तान पर आपका। बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अनुमा जी, सबसे पहला सवाल तो बाबा रामदेव के बारे में। पतंजलि चलाते हैं, पहले योगा सिखाते थे, अब राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगे। एक समय हुआ करता था कि आपकी सरकार के खिलाफ वे प्रदर्शन किया करते थे, सड़कों पर उतरने की बात किया करते थे। आज कह रहे हैं कि देश संसद से चलेगा, सड़क से नहीं चलेगा, प्रेशर की राजनीति नहीं झेली जाएगी, और देश में कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, ये देश का कैबिनेट डिसाइड करेगा, भीड़ डिसाइड नहीं करेगी। और आगे भी ये भी कह देते हैं कि जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मतलब जातिवाद के खिलाफ जो नारे लगाए जाते हैं, उनसे भी उनको काफी तकलीफ हो जाती है। आई नो सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप एक एक करके आराम से जवाब दे सकती हैं। क्या आपको पता है कि बाबा रामदेव या लाला रामदेव की पढ़ाई कितनी है? हम उनकी एजुकेशन के बारे में नहीं जानते। आजकल तो उनको सिर्फ जाना जाता है पतंजलि के उत्पादों के बारे में, और जिसमें कई बार खाद्य के मिलावट के उनके ये साबित हुए हैं, उनके सैंपल्स जो हैं वो क्वालिफाई नहीं करते। इस व्यक्ति को सरकार से बहुत फायदे मिले, तो सरकार के सामने दुम हिलाना उसकी प्रतिबद्धता है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कोरोनिल के नाम पर इन्होंने पूरी दुनिया को झांसा देने की कोशिश की थी सरकार के संरक्षण में। इसी तरह से बार बार वो ऐसे बहुत सी काम करते हैं जिसमें उनको सरकार का संरक्षण मिलता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो रुचि सोया का अधिग्रहण हो, सस्ते में उनको सैकड़ों करोड़ की चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा दिमागी रूप से असंतुलित मुझे इसलिए लगता है कि वो सरकार की तरफ ही झुककर बात करता है, सरकार जैसी बात करता है। जिस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के बारे में किसी को नहीं मालूम, इसी तरह रामदेव की डिग्री क्या है मैं तो नहीं जानती, मैंने कभी सुना नहीं कि कोई डिग्रीधारी व्यक्ति है वो। जिधर उनको दिखता है पलड़ा भारी हो रहा है उस तरफ झुक जाते। थोड़े दिन पहले वो कांग्रेस की भी तारीफ करते हुए सुने गए थे, करीब 1.5 साल पहले की बात है, भारत जोड़ो यात्रा।
आसपास, है ना? और अब वो फिर से उसी तरफ आ गए हैं। उनको इस बात की तो समझ है ही नहीं कि विद्यार्थी क्या होते हैं। उनको इस बात की समझ भी नहीं है कि शिक्षा मंत्री कौन होता है, उसका क्या काम है। उनको इस बात की समझ भी नहीं है कि पेपर लीक होना, पेपर लीक करवाना देशद्रोह है, कि आप आने वाली पीढ़ी के साथ बेईमानी और धोखा कर रहे हैं। तो देशद्रोह के कई प्रकारों में ये भी है। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि राजनाथ सिंह जैसा एक नेता संसद में हमारे 6 शहीदों की शहादतों के बारे में हमारे लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल देता है, फिर भी वो उन देशद्रोहों की तरह झुके रहते हैं। हमारा एक विदेश मंत्री है जो जाके पाकिस्तान को बता देता है कि भाई हम आएंगे, आतंकवादियों के ठिकानों पर हम हमला करेंगे, लेकिन मिलिट्री बेस पर और रिहायशी इलाकों पर नहीं करेंगे। ये भी एक तरह का देशद्रोह है कि आपने अपनी वायुसेना का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो जाहिर कर दिया। तो बाबा राम को हम जितना तूल देंगे वो अपने आप को उतना बड़ा समझने लगेंगे। वो इग्नोर करने लायक व्यक्ति हैं। ऐसे ही इग्नोर करने वाले कई छर्रे हैं इस समय बीजेपी के, जिनको बीजेपी मुद्दे भटकाने के लिए खड़ा कर रही है। अब एक मुद्दा तो यह है कि राम मंदिर की चोरी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इतनी बड़ी लूट हुई है, एसआईटी गठित की गई है, तो सरकार चाहती है कि देश के मेन मुद्दों पर बात ना हो। बीजेपी इसी राम मंदिर की चर्चा करते हुए सत्ता में आई और उसी को लूट लिया। इसी तरह बद्रीनाथ का टेम्पल, उज्जैन का टेम्पल और भी दूसरे मंदिरों में चोरी बीजेपी के रहते हुई है, यानी कि हिंदू धर्म पे सबसे बड़ा आघात इन्होंने किया है। तो इसलिए उधर ध्यान ना जाए, इसलिए एक छर्रे की तरह इन्होंने खड़ा किया है रामदेव को, जो उल जलूल बयान दे रहे हैं। और दूसरा एक और व्यक्ति को खड़ा किया है, जब मुद्दा आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इनकी बयानबाजी के ऊपर हमको कहीं कतई नहीं भटकना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कल का वो अतीत है देश का, ऐसा अतीत जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा। जी। लेकिन ये बात कहना कि देश सड़क से नहीं चलेगा, संसद से चलेगा, ये बात ठीक ठीक समझ में आती है कि हाँ, देश तो संसद से ही चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलेगा। लेकिन यही बाबा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब कहते थे कि नहीं, सड़कों की बातें सुनी जानी चाहिए। वहां पर जुमले भी कहे जाते थे कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यही फोर फ्रंट पे खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे। क्या क्लियरली डबल स्टैंडर्ड नहीं देख पा रही है क्या कि पहले कुछ और अब कुछ और? मुझे वो सलवार कुर्ते में बहुत भद्दे दिखे थे, मुझे इतना जरूर याद है। और मुझे ये याद है कि विवेकानंद फाउंडेशन ने एक एपॉलिटिकल रूप से एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जो भी लोग थे उनमें से आधे बीजेपी ज्वाइन कर गए और आधों ने एक पार्टी बना दी जिसका नाम आम आदमी पार्टी बना और रखा गया। और सभी ने देखा है किस तरह से सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, इन सब ने मिलकर विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वावधान में और अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाले विवेकानंद फाउंडेशन में सबने एक अपना मजमा लगाया और यूपीए की अच्छी खासी चल रही सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाए। यहां तक कि जो उस समय के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे विनोद राय, उन तक ने इस तरह की बातें लोगों के बीच फैलाई कि जैसे यूपीए की सरकार बहुत गड़बड़ कर रही है। लेकिन आज 12 सालों के पीछे जब हम जाकर देखते हैं तो न्यायालय में वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से खारिज हो गए। ना 2G की बात चली, ना कोल स्कैम की कोई बात हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी कोई घोटाला सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इन्होंने जमीन के आरोप लगाए थे वो भी हरियाणा की सरकार ने ही खारिज कर दिए। तो के जो रामदेव थे वो उसी टूल किट का हिस्सा थे जो इस देश को डिस्टेबलाइज करने वाले हैं। और उसके बाद से एक ये व्यक्ति भी लेकर आए थे जो हमारी सेनाओं में ड्राइवर का काम करते थे, आर्मी सर्विस कोर में, और 12 साल में वो सेना बीच से छोड़कर चले गए, यानी कि पेंशन बनने के पहले ही छोड़कर चले गए, क्योंकि 1965 के युद्ध में दहशत हो गई कि कैसे लोगों की, हमारे लोग शहीद शहादतें दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। तो ये ड्राइवर साहब जो थे ये अचानक गांधी का अवतार भरकर आ गए, और लेकिन लोगों को पता चला कि किस तरह से उस व्यक्ति ने नकली गांधी बनकर इस देश को छला। तो ये पूरा कहानी जो है इसमें जो लोग भी शामिल थे
उस अन्ना आंदोलन में, उस जन लोकपाल आंदोलन में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ये सारे लोगों का खुलासा आज जनता के सामने हो चुका है। तो वो फिर से एक नया उसी तरह का मजमा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उसके बारे में तब बात करेंगे जब वो हमारे सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बात ये है कि रामदेव को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। वह व्यक्ति इंपॉर्टेंस देने के योग्य भी नहीं है। वो एक धन लोलुप और ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को भ्रमित कर सकता है और अपने पास वो एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करता चला जा रहा है। अनुमा जी, मैं जो अगला सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप एक कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जवाब दें, आप एक महिला होने के तौर पर भी जवाब दे सकती हैं। बीजेपी की एक सांसद है मंडी से, कंगना रनौत, पहले अभिनेत्री हुआ करती थी, अब राजनीति में है। उनकी अभी भी फिल्में आती रहती हैं। उनका एक इंस्टाग्राम की स्टोरी बहुत वायरल हुई। उसमें उन्होंने पूरी जेनजी जनरेशन की महिलाओं को, खासकर हिंदू महिलाओं को गटर जनरेशन कह दिया, ऐसी महिला कह दिया कि वे शराब पीना ज्यादा पसंद करती हैं, ड्रग्स करना पसंद करती हैं। फिर और एक कदम आगे बढ़ के गई, कहा कि एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखना उन्हें अच्छा लगता है और ये एक अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। ये तीनों चारों बातें एक महिला के बारे में कह देना, एक महिला को सुन करके कितना अजीब लग रहा होगा कि एक पढ़ी लिखी महिला, मतलब जहां तक है थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी है, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना करियर बनाया, वो बाकी महिलाओं को हाउसवाइफ कैसे बना जाता है, इस पे आंक रही है। देखिए, भाषा ज्ञान होना मतलब शिक्षित होना नहीं होता। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल लेती हैं और एक अभिनेत्री थी और अभिनेत्री हैं, क्योंकि संसद को भी 3 घंटे का सिनेमा समझती हैं और जो भी बोलती हैं सोचती हैं लोग उसे भूल जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी ऐसे ही लोगों को, नितांत नालायक लोगों को संसद की देहरी चढ़वा देती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसा हम लोग हमेशा मानते हैं। लेकिन इस तरह के सांसद, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग जब संसद की देहरी चढ़ते हैं, तो ये समझ आता है कि बीजेपी ने इस लोकतंत्र के मंदिर का कितने बार अपमान किया है। अब रही बात इस महिला की, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहेंगे तो भी कुछ कमी नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम ज्यादा ही नहीं बोल पा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। मैं उसे इग्नोर इसलिए करना चाहती हूँ कि जैसे ही ऐसे व्यक्ति चर्चा का विषय बनते हैं, वो अपने आप को समझने लगते हैं कि उन्हें बाकी लोगों ने और लोगों ने जाना, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम चर्चा ना करें तो भी बेहतर है। लेकिन चूंकि वो एक देश की सांसद है और बीजेपी ने ऐसा काम किया है उनको सांसद बना देने का, तो इसलिए इतना जरूर कहूंगी कि बीजेपी का अब तक उनको किसी तरह का नोटिस नहीं देना, अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करना, ये बताता है कि वो बीजेपी के इशारे पर ही इस तरह के काम कर रही हैं। अपनी आहुति देकर, अपनी जो उनकी कोई भी अगर छवि होगी भी तो उसकी आहुति देकर वो इस तरह की बातें करती हैं जब, तो ये समझ आता है कि देश के बड़े मुद्दे फिर उनसे ध्यान हटाने की ही बात है ये, और ये बीजेपी के टूल का किट का दूसरा हिस्सा है ये, इस तरह से जो बातें करती हैं। लेकिन अनुमा जी, जिस तरीके की बात कही गई कि एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखना ज्यादा पसंद करती हैं, शराब पीती हैं, या फिर आजाद ख्याल की हैं, या फिर वेस्टर्नाइज्ड हैं, क्या ये एक महिला के चरित्र को कहीं से भी हानि पहुंचाता है? आप भी महिला हैं, आपने भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी है, अपना करियर बनाया, आप संभवतः अपनी फैमिली को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया होगा। क्या एक महिला का आजाद हो जाना, अपनी चॉइसेस को रखना, उनके चरित्र पर कोई हानि पहुंचा रहा है? देखिए, जहां तक कंगना रनावत का सवाल है, वो सभी काम कर चुकी हैं जिसके लिए उन्होंने जेनजी के ऊपर एक टिप्पणी की। आज चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज मौजूद है, उनके कपड़ों की चॉइसेस, उनकी ड्रग की चॉइसेस, उनके वो इंटरव्यू जिसमें वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स को बड़ा हैरानी हुई कि जब मैं उन्हें पता चला मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ। तो इस तरह की बातें कंगना रनावत कर चुकी हैं और उनके कई इस तरह के वीडियो वायरल हैं। लेकिन मुझे उस व्यक्ति के ऊपर बात करने का मन इसलिए नहीं है कि दिमाग में ग्रे मैटर नहीं है, सिर्फ कीचड़ भरा हुआ है बीजेपी का। जहां तक स्वतंत्र महिलाओं की बात है, देखिए
उनको किसी तरह का आप दायरे में नहीं बांधे। और जो स्वतंत्र महिलाएं जानती हैं, उनको अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बितानी होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स हो जाएंगे या वो दिन भर नशा करती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोलने वाले ये मूर्ख लोग इस तरह की बातें करते हैं। और कंगना रनावत खास तौर पे ऐसी बातें करते हुए इसलिए बहुत ही क्या बोलना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है, दोगली नजर आती है कि खुद की जिंदगी में उनके वो सब चीजें हैं जिसके लिए वो टिप्पणी कर रही हैं। और आज भी वो शादीशुदा तो नहीं है, वो तो होम मेकर है ही नहीं अभी। तो जो उन्होंने दूसरों के ऊपर लांछन लगाए या इस तरह की बातें लिखी, मैं समझती हूँ जेन जी को भी इस महिला के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, निशिकांत दुबे जैसा एक लाइजनर है, और ये हैं गिरिराज सिंह जैसे अनपढ़ लोग हैं जो किसी तरह ले दे के ग्रेजुएशन करके दिन भर बकवास करके अपनी अस्तित्व बचा के रखते हैं। तो ये अस्तित्व की लड़ाइयां हैं इनकी, इसके लिए इनको छिछले पानी में कीचड़ में उतर के ही बात करनी होती है, गटर में ही उतर के खड़े होके वहां से बात करनी होती है। और इसीलिए उनको वही निकलता है जो उनकी भाषा में, उनके अभिव्यक्ति में, जहां वो खुद खड़ी हैं। इससे ज्यादा अब क्या ही बोला जाए इस पर। नहीं अनुमा जी, जहां तक मैं कंगना की बात समझ पाया, अगर कोई महिला किसी भी तरीके के किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में रहना चाहती है किसी पुरुष या किसी महिला के साथ, वे आजाद है। भारत का संविधान उन्हें आजादी देता है। शराब पीना चाहती है, भारत का संविधान उन्हें आजादी देता है। अगर आप लीगल एज से ज्यादा है तो आप शराब पी सकते हैं। जिन पदार्थों का सेवन भारत का संविधान आजादी नहीं देता है वो चीजें गलत है। तो क्या इन पर पैमाना कहीं भी आंका जा सकता है? क्या ये एकदम पेट्रियार्कल बात नहीं है कि आप एक महिला की सेक्सुअल चॉइसेस पे सवाल उठा रही हैं, आप एक महिला के आजाद होने पे सवाल उठा रही हैं? क्या एकदम वो वाली बात नहीं होगी जैसे पेट्रियार्की में कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है? पुरुषों ने ये कहावत बनाई और कंगना जैसी महिलाएं इनको आगे बढ़ा रही हैं क्या? 3 दिन के डिस्कोर्स का स्पेस कंगना ने खाया, ऐसी वाहियात। और पूरे देश का मीडिया उन्हें चलाता रहा क्योंकि किसी और बात से शायद ध्यान हटा ना था। शायद इस बात से कि प्रधानमंत्री क्यों पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए, शायद इस बात से कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों जवाबदेही अपनी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्यों उनका निकम्मापन देश के सामने क्यों ना आ जाए। ये सब चीजों के मद्देनजर इस तरह की बातें कंगना कर रही हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि जो पिछली वाली जनरेशन थी, जिसको मिलेनियल कहते हैं, उनसे कंपैरिजन में ये वाली जेन जी वाली जनरेशन कम अल्कोहल का सेवन करती है, कम तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करती है। सेल्फ सेंटर्ड हो सकती है, खुद के बारे में सोचती है, हाँ हो सकता है। हो सकता है आपको दुनियावी तरीके से वो बहुत ज्यादा भावुक ना दिखती हो, लेकिन उसे अपने देश से प्यार है। उसने गांधी का रास्ता अपनाया, उसने अपनी जो प्रोटेस्ट की उसे निहत्था होकर किया, गाने गाकर किया। और हाँ, गालियां कब दी? गालियां तब दी जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। कोई मुझे एक वीडियो दिखा दे कि 20 जुलाई के पहले किसी ने कोई गाली दी हो। भाई हर किसी की गलती होती है, अगर आपने किसी को जोर से मारा और आपकी खून निकल आया तो आप कराहेंगे। आप पुलिस वाले को लट के नहीं मार सकते, तो आप क्या करेंगे? आप उसको गाली देंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आपके सामर्थ्य में नहीं है कुछ। तो अगर जेन जी है और वो अपने मुद्दे पर अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो ऐसे किसी दूसरी जनरेशन के वाहियात लोगों को आकर उस पर टिप्पणी का हक नहीं है। खास तौर पे कंगना रनावत को नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ही सलामत नहीं है, जिसने न जाने कितने कितने समझौते किए होंगे, इसीलिए वो आज वहां सांसद बन के पहुंची है। ना तो उसका किसी चीज में विद्वत्ता है, ना विशेषज्ञता है। एक एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती थी, लेकिन अपने वाचालता के कारण और बेहुदापन के कारण वहां पर भी उनको फिल्म्स उनकी फ्लॉप होना शुरू हो गई, और लगातार फ्लॉप हो रही हैं, और अभी भी फ्लॉप ही हो रही है। कोई उनकी मूवी हिट नहीं हुई, चाहे उन्होंने सत्ता का पूरा सहारा लिया हो। तो जो उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र था,
वो भी उसके हाथ से निकल गया। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो कुंठित है वो इधर उधर इसके उसके ऊपर आघात करके सोच रहा है कि उसे कुछ मिल रहा है। मुझे लगता है ये दूसरी बार कंगना जो है मानसिक असंतुलन का शिकार हो रही हैं। लगता है उन्हें दवाई की जरूरत है, उन्हें एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है, और मैं समझती हूँ उनको ये इलाज करवाना चाहिए। नहीं तो अपनी कुंठा कहाँ निकालेंगी? इसी तरह से निकालेंगी तो सांसद होने के नाते वो संसद से भी निलंबित की जा सकती हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पहले वो इलाज करा लें, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो। चलिए, एक बात सुनकर के दुख होता है, दर्शकों से मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सालों तक पुरुषों पर ये बात कही गई कि पुरुषों ने महिलाओं को दबाने की कोशिश की, जो कि दबाया भी। महिलाओं के साथ तमाम क्राइम्स देखे गए, डिस्क्रिमिनेशन देखे गए, पे गैप्स देखे गए, बराबर का काम करते हुए भी बराबर की सैलरी ना मिलना। महिलाओं ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, फेमिनिज्म आंदोलन में महिलाओं ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हीं के साथ की एक महिला जो कि जिन्होंने खुद अपना करियर बनाया, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि चलिए उन्होंने अपना करियर खुद बनाया है, उन्होंने कहीं वो नेपोटिज्म से नहीं आई, उनके बैकग्राउंड में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जब एक आजाद महिला अपनी आजादी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन दूसरी महिलाओं की आजादी पर हमला करती रहेंगी, तो दुख होता है। इस पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अनुमा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हो सकता है आगे भी कोई इस तरह से परेशान करते हैं। बोलता हिंदुस्तान के दर्शकों से ये उम्मीद है कि वे इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस तरीके की चर्चाओं में शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।